How are you? Hi friends. I am Atmaram Saini, assistant from professor from ABST. आज मैं आपके सामने थर्ड पार्ट लेके आए इनकम टैक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स का। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा, लास्ट में पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ इनकम। आज डेफिनेशन ऑफ इनकम, उसमें उस डेफिनेशन ऑफ इनकम को आगे पढ़ेंगे कि इनकम है क्या, इनकम कहाँ से मिलेगी, किस इनकम पे टैक्स लगेगा और किस इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। आज हम इस वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए और अपने कमेंट्स वीडियो में ज़रूर डालिए। अब बात करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ इनकम, आय की परिभाषा। आय क्या है? जो व्यक्ति कमाता है वो आय है। उस पर टैक्स एक निश्चित मात्रा के रूप में टैक्स देना होता है। जो CBDT ने जो रेट निर्धारित कर रखी है, उस रेट से हम उस पर टैक्स पे करेंगे। अब सोर्स ऑफ इनकम आय के स्रोत, हेड्स ऑफ इनकम आय के स्रोत। अब टाइप्स ऑफ इनकम भी बोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ इनकम, आय के प्रकार, कितने प्रकार की आय होती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आय को 5 भागों में डिवाइड किया है। 5 भागों में डिवाइड किए। जो सोर्स ऑफ इनकम है वो 5 प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। फर्स्ट है सैलरी। सैलरी इनकम का फर्स्ट सोर्स है। जो व्यक्ति जॉब कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसे जो सैलरी मिल रही है वो उसकी इनकम है और उस पे टैक्स लगना अनिवार्य है। एक लिमिट के बाद में उस पर टैक्स लगेगा। जो लिमिट हर बार सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बजट में निश्चित कर देती है। फरवरी में जब बजट पास किया जाता है, उस बजट में एक निश्चित जो लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन को डिसाइड कर दिया जाता है। उस लिमिटेशन के बाद जितनी एक्स्ट्रा इनकम होगी उस इनकम पर टैक्स लगेगा। अब सैलरी है, उस सैलरी को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेज। बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेज। अब एम्प्लॉय को, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, उसको सैलरी मिलती है, यानी बेसिक सैलरी मिलती है, प्लस बेसिक सैलरी के साथ उसको अलाउंसेज मिलते हैं। अलाउंसेज की बात करते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस, DA महंगाई भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ये सब अलाउंसेज हैं। इसके बाद हम जो सेकंड सैलरी का इनकम, जो सैलरी की सेकंड इनकम है वो है वेतन के बदले लाभ। वेतन के बदले लाभ, प्रॉफिट फॉर सैलरी। उसमें क्या है, जब एम्प्लॉय रिटायर होता है, रिटायरमेंट के बाद उसको एक साथ जो पैसा मिलता है, लमसम अमाउंट जो मिलती है उसको, एक मुश्त अमाउंट, जैसे ग्रेच्युटी, पेंशन, अर्न लीव सैलरी, अवकाश के बदले लाभ, कंपनसेशन, ये सब वेतन के बदले लाभ है। थर्ड पार्ट है इसका, सैलरी का थर्ड पार्ट जो हम इसमें ऐड करते हैं। थर्ड पार्ट है परक्यूजिट्स। थर्ड पार्ट में आएगी परक्यूजिट्स, अनुलाभ। अनुलाभ का मतलब है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को
जो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय के यानी जो नियोक्ता, जो नौकरी देने वाला, जो कंपनी है या जो गवर्नमेंट है, वो अपने एम्प्लॉय को, अपने कर्मचारी को जितनी भी फैसिलिटीज़ देती है वो फैसिलिटी उसकी इनकम है। जैसे मोटर कार की फैसिलिटी, लंच फैसिलिटी, होटल फैसिलिटी, क्लब फैसिलिटी, रेंट फ्री एकोमोडेशन फैसिलिटी, किराए मुक्त मकान की सुविधा की फैसिलिटी, वॉचमैन की फैसिलिटी, कुक की फैसिलिटी, ये सब फैसिलिटी उसमें अनुलाभ में आती है। फोर्थ पार्ट है जो है आपका, जो हम बोलेंगे उसको प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड जितना एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से कटाता है वो लास्ट में उसको मिलता है। जैसे प्रमाणित भविष्य निधि, अप्रमाणित भविष्य निधि, वैधानिक भविष्य निधि, यानी जो प्रोविडेंट जो फंड है वो 3 टाइप के हैं। फर्स्ट है स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, वैधानिक, ठीक है, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड। सेकंड है वो है प्रमाणित भविष्य निधि, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। थर्ड है अप्रमाणित भविष्य निधि, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये चारों पार्ट मिलकर सैलरी की इनकम बनती है। यानी इन चारों को हम जोड़ेंगे तो टोटल इनकम होगी वो किससे होगी? सैलरी की। अब इस इनकम में भी कुछ डिडक्शन होती है। ये आपकी ग्रोस इनकम है। इस ग्रोस इनकम इन सब को जोड़ेंगे तो सकल कुल आय आती है। इस सकल कुल आय में से, इस ग्रोस इनकम में से कुछ डिडक्शन दी जाती है, ठीक है। वो डिडक्शन आपकी जो कटौतियां हैं वो रहेगी। आपने यदि कोई टैक्स पे कर दिया पहले तो वो टैक्स आपकी इनकम में से घटा दिया जाएगा। आपने जो टैक्स पहले पे किया है वो टैक्स उसमें से घटा दिया जाएगा। नेक्स्ट, यदि आपको इंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, ठीक है, मनोरंजन भत्ता, और यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो इंटरटेनमेंट अलाउंस आपका लेस कर दिया जाएगा। मैक्सिमम जो इंटरटेनमेंट अलाउंस है वो 5,000 रुपये, या फिर आपकी जो बेसिक सैलरी है उसका 1/5 भाग, विच एवर इज लेस देन, यानी फर्स्ट आपकी सैलरी का 1/5 पार्ट या फिर मैक्सिमम 5,000, विच एवर इज लेस देन, इन दोनों में से जो कम होगा उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी टोटल इनकम, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो सेकंड जो ग्रोस इनकम है वो, इस ग्रोस इनकम में से आपने जो कुछ कटौतियाँ की है उन कटौतियों को घटाया जाता है। जैसे क्या है, अंडर सेक्शन 80C की डिडक्शन। इस अंडर सेक्शन 80C की डिडक्शन हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 80G की डिडक्शन, 80D की डिडक्शन, 80DD की डिडक्शन, 80TT की, TTA की डिडक्शन, ये सब डिडक्शन घटाने के बाद जो इनकम हमारे पास आती है वो टोटल टैक्सेबल इनकम। उस टोटल टैक्सेबल इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा। ये बात थी सैलरी की, यानी सोर्स ऑफ इनकम का फर्स्ट है वो है क्या? सैलरी से इनकम। सेकंड है पार्ट वो है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो आय है, आय का जो दूसरा स्रोत है वो है मकान संपत्ति से जो किराया हमें मिलता है वो, यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से जो किराया। मान ली किसी व्यक्ति के पास 2 मकान है। एक मकान में वो स्वयं रहता है और दूसरे मकान को उसने किराए पर उठा रखा है। यदि किसी मकान को उसने किराए पर उठा रखा है और जितने रुपए में उसने किराए पर उठा रखा है वो पूरा का पूरा उसकी इनकम है, ठीक है।
लेट आउट हाउस, यानी किराए पर उठाए गए मकान को हम कहेंगे लेट आउट हाउस। तो वो किराए पर उठाए गए मकान है। कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति के पास एक बड़ा भवन है और उसने उस भवन को दो भाग में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, यानी स्वयं के रहने का मकान। सेकंड है लेट आउट हाउस, यानी किराए पर उठाया गया मकान। अब फर्स्ट पार्ट है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सेकंड पार्ट कौन सा आपका, लेट आउट हाउस, उसकी जो इनकम है, उसको जो किराया मिल रहा है, उससे टोटल किराए को ऐड किया जाएगा, ठीक है। और फिर उसमें जो भी कोई डिडक्शन है, जैसे इसमें भी स्टैच्यूटरी डिडक्शन मिलती है, ठीक है, 30%, वो डिडक्शन हम इसमें से घटा देंगे। इंटरेस्ट की डिडक्शन वो मिलती है, वो घटा देंगे। उसके बाद जो इनकम आएगी वो इनकम आपकी क्या रहेगी, इनकम फ्रॉम HRA रहेगी, इनकम फ्रॉम हाउस रेंट, ठीक है। अब देखिए इस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को भी हम 3 भागों में डिवाइडेशन करते हैं। फर्स्ट इसका पार्ट आता है, फर्स्ट इसका जो पार्ट है वो क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट है आपका ग्रोस एनुअल इनकम, ग्रोस एनुअल इनकम। फिर है नेट एनुअल इनकम, फिर है टोटल टैक्सेबल इनकम। अब बात आती है ग्रोस एनुअल इनकम कैसे निकाली जाती है। देखिए ग्रोस एनुअल इनकम निकालने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में क्या है, हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, हाँ सॉरी एक मिनट सुनिए, जो सैलरी का चैप्टर था उसमें हर बार हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो, उसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अपन आगे बात करते हैं, यानी कि जो ग्रोस एनुअल इनकम है वो कैसे निकाली जाती है। हमारे पास क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन में हमें दे रखी है म्युनिसिपल वैल्यू, यानी नगरपालिका मूल्य। किसी भी मकान आपका कहीं भी हो, उस मकान का जो मूल्य निर्धारित किया जाता है वो नगरपालिका यानी म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपैलिटी जो होती है आपके एरिया की, उसके द्वारा उस मकान की वैल्यू निश्चित की जाती है। फर्स्ट वो म्युनिसिपल वैल्यू। सेकंड है फेयर रेंट, यानी उचित किराया। अब इन म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। किस किस को, म्युनिसिपल वैल्यू जो नगरपालिका आपका मूल्य निश्चित करती है वो, फिर उचित किराया, उसका उचित किराया कितना बनता है, फेयर रेंट। और इनको कंपेयर क्या करेंगे, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा, विच एवर इज़ मोर देन, उसको हम आगे लेके आएंगे। फिर बात करते स्टैंडर्ड रेंट, यानी प्रमाणित किराया। वास्तव में उसका प्रमाणित किराया क्या था, आपने उसका स्टैंडर्ड क्या माना, यानी प्रमाणित आपने कर दिया भाई इतना इसका किराया होने वाला है, ठीक है। उस स्टैंडर्ड रेंट और उन दोनों में से जो आप आगे लेके आओ, विच एवरेज मोर देन, यानी विच एवरेज मोर देन फर्स्ट एंड सेकंड से जो निकला है, यानी ए एंड बी कह सकते हैं। देखिए ए आपका म्युनिसिपल वैल्यू, बी आपका फेयर रेंट, और सी पॉइंट रहेगा विच एवरेज मोर देन, सी पॉइंट रहेगा विच एवरेज मोर देन, ठीक है। फिर रहेगा आपका डी पॉइंट क्या, स्टैंडर्ड रेंट। अब सी पॉइंट एंड डी पॉइंट में, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट में विच एवरेज लेस देन, यानी जो वहाँ से मोर देन आया था वो और स्टैंडर्ड रेट, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। और इन कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू सबसे कम होगी उसको हम आगे लेके आएंगे, विच एवरेज लेस देन। फिर बात करते हैं सी पॉइंट के। सी पॉइंट क्या होता है, सी पॉइंट होता है आपका एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट होता है, उस एक्चुअल रेंट में से हम एक्सक्लूडिंग करते हैं अनरियलाइज रेंट, यानी न वसूला गया किराया उसमें से घटा दिया जाता है। जो एक्चुअल रेंट है, जैसे आपने किसी मकान को किराए पर 5,000 रुपये किराए पर उठा दिया, 12 महीने के 60,000 रुपये होते हैं, और उसमें से आपको अनरियलाइज रेंट जो आपको मिला नहीं है, 2 महीने का किराया नहीं मिला है, 10,000 रुपये नहीं मिले, तो वो उसमें से लेस कर दो, एक्सक्लूडिंग यानी घटा दो, उसको कम कर दो, तो आपका किराया कितना बचा, 50,000 रुपये। यानी एक्चुअल रेंट और वहाँ से लेस देन, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। यानी ई पॉइंट आपका क्या है, ई पॉइंट आपका एक्चुअल रेंट, ई पॉइंट है आपका
सी पॉइंट आपका रहेगा क्या, विच एवर इज मोर देन, डी पॉइंट रहेगा आपका क्या, स्टैंडर्ड रेंट, एंड ई पॉइंट रहेगा आपका क्या, ई पॉइंट रहेगा विच एवर इज लेस देन, और एफ पॉइंट आपका रहेगा एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट में एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज रेंट, यानी न वसूला गया किराया उसमें हम शामिल नहीं करेंगे, उसको घटाने के बाद, लेस करने के बाद नेक्स्ट आपकी जो जी पॉइंट आएगा वो आएगा क्या आपके पास, जो जी पॉइंट आएगा वो आएगा आपके पास एक्चुअल नेट एक्चुअल रेंट, सॉरी जी पॉइंट जो आपका आएगा वो रहेगा, यानी वहाँ से लेस देन और यहाँ एक्चुअल रेंट, इन दोनों को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद जो सबसे ज़्यादा होगा, यानी विच एवरेज मोर देन, विच एवरेज मोर देन किस पॉइंट में से, जी पॉइंट में से, क्या था वो आपका लेस देन जो आया था आपका, एक तो लेस देन और एक्चुअल रेंट, उन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद जो विच एवरेज मोर देन होगा वो आपकी क्या रहेगी, एन वो रहेगी आपकी रेंट रहेगा आपका, और फिर उस वैल्यू में से हम लेस करेंगे वैकेंसी पीरियड, वैकेंसी पीरियड लेस करेंगे, यानी कि वहाँ हम लिख देंगे विच एवरेज मोर देन लिखने के बाद हम लिखेंगे लेस वैकेंसी पीरियड, वैकेंट पीरियड, जितने दिन मकान खाली रहता है, यानी मकान 2 महीने खाली रहा है तो 2 महीने का किराया कितना हो गया, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये उसमें से हम लेस कर देंगे। लेस करने के बाद हमारे पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, जो भी हमारा आया है, ऊपर से हमने पहले वैल्यू डिसाइड नहीं की थी म्यूनिसिपल, वो सब जो आएगा वो लेस कर देंगे। वैकेंसी पीरियड लेस करने के बाद आपके पास आएगा ग्रोस एनुअल वैल्यू, यानी क्या आ गया आपके पास, ग्रोस एनुअल वैल्यू। इस ग्रोस एनुअल वैल्यू में से हम लेस करेंगे, नेक्स्ट लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। यदि म्युनिसिपल टैक्स किराएदार के द्वारा चुकाया जाता है, यानी म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट, यानी यदि कोई किराएदार म्युनिसिपल टैक्स को पे कर रहा है, चुका रहा है, तो वो नहीं घटाया जाएगा। यदि कोई किराएदार म्युनिसिपल टैक्स पे करता है तो वो नहीं घटाया जाता है। म्युनिसिपल टैक्स सिर्फ वो ही घटेगा जो ओनर ने पे किया है, जिसका मकान है और वो पे कर रहा है, वो ही घटाया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो उसने टैक्स पे कर दिया, म्युनिसिपल वैल्यू में मान लो उसकी 10,000 रुपये थी, सॉरी 1 लाख रुपये थी, और 1 लाख रुपये का 10% निकाल दो, म्युनिसिपल टैक्स 10%, वो हम उसमें से लेस कर देंगे। वो जो लेस करने के बाद हमारे पास आएगी नेट एनुअल वैल्यू, और उस नेट एनुअल वैल्यू में से हम डिडक्शन देंगे, किसकी, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हर बार लगती है 30%, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, और एक डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट की डिडक्शन। यदि आपने लोन ले रखा मकान बनाने के लिए, तो उसका आपने जितना साल में इंटरेस्ट पे किया है, वो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग जितना बनेगा इंटरेस्ट, वो हम उसमें से लेस कर देंगे। ठीक है, वो लेस करने के बाद हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा क्या, नेट सॉरी जो लेस करने के बाद अपने पास आएगी TTI, टोटल टैक्सेबल इनकम। ये जो जैसे हाउस प्रॉपर्टी है, सैलरी है, ये हम आगे जब एक एक चैप्टर पढ़ेंगे ना, जैसे सैलरी का चैप्टर पढ़ेंगे, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उन सब में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, और वो डिटेल मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा। अभी मेरे पास बोर्ड की फैसिलिटी नहीं है, और बोर्ड पे मैं वो चीज़ आपको हर क्वेश्चन वाइज कि हमें इस प्रकार से सैलरी का क्वेश्चन करना है, इस प्रकार से हमें हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन करना है, ठीक है, वो सब बताएंगे। फिर हमारी थर्ड हेड आता है, थर्ड है इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। थर्ड हेड आपका क्या, इनकम का, सोर्स ऑफ इनकम का थर्ड है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो आप बिजनेस कर रहे हो किसी भी का, XYZ, जो भी छोटा या बड़ा, बिग या स्मॉल, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, उससे आपकी जो इनकम होती है, जैसे मान लो आप कोई कोई प्रोडक्शन बना रहे हो, प्रोडक्ट कर रहे हो, और उसको बनाने के बाद बेच रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो आपने उसको 100 रुपये में बेचा, उसकी कॉस्ट 70 रुपये है, तो उसमें से उसकी कॉस्ट घटा दी जाएगी, उसमें से उसकी कॉस्ट घटाने के बाद जो बचेगा वो आपकी क्या बचेगी, इनकम बचेगी, कि आपने जैसे 30 रुपये उस पर आपकी इनकम हुई। तो फिर इसका एक इसमें जुड़ा हुआ है प्रोफेशन, प्रोफेशन जुड़ा हुआ है, यानी पैसा, वो पैसा नहीं, पैसे। प्रोफेशन का मतलब है जैसे एक वकील, एक डॉक्टर, एक CA, एक आर्टिस्ट, एक जर्नलिस्ट, ये सब क्या है,
ये एक प्रोफेशन है इनका, ये इनकी प्रोफेशन से जो इनकम होती है, जैसे डॉक्टर उसका क्लाइंट पेशेंट आता है, जो वकील है उसका क्लाइंट आता है, उनको जो पैसे मिलने वाले वो सब क्या है, उसकी इनकम। ठीक है, फिर नेक्स्ट, ये मेरा वीडियो आज 20 सेकंड का बनने वाला है और आज हम इतना ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स, बाय। और